आज हम लोग एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिस कहानी को सुनते सुनते आपको एक दूसरी कहानी याद आएगी। एक दूसरी कहानी जिसको शायद आपने बचपन से पढ़ा हो, जिसको आप सच मानते हो। एक ऐसी कहानी जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत है, जिसके कोई आर्कियोलॉजिकल या फिर जेनेटिक एविडेंस अभी तक तो नहीं है, पर उसको टेक्स्ट बुक में बिल्कुल फैक्ट की तरह परोसा जाता है। ये जो दूसरी कहानी है जिसको आपने बचपन से पढ़ा है, उसको आपको गेस करना है कि ये कौन सी है। वीडियो में जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जब मैं पहली कहानी सुनाऊंगा, आप ऑटोमेटिकली दूसरी कहानी को गेस करना चालू कर देंगे। तो आज की जो कहानी है वो बेसिकली एक सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट की है। एक छोटा सा देश जिसको आप मैप में देखेंगे तो शायद इतनी इजीली मिले भी ना, क्योंकि अफ्रीका में तो 50-54 देश है, उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देश है रवांडा और बात है लगभग 18th-19th सेंचुरी की, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन अपने पीक पर पहुंच रहा था। इस यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के चलते जो ये कॉलोनियल कंट्रीज़ हुआ करती थी, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एटसेट्रा, तो ये एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है जिसको बर्लिन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया 1894 के आसपास। उस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि ये जो अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट है, इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ रूल करेगा, कहाँ कहाँ से ट्रेड करेगा, ताकि एक प्रॉपर बाउंड्री डिफाइन हो जाए, अलग अलग कंट्रीज़ को अपना अलग अलग कॉलोनियल एरिया मिल जाए और बिना किसी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के वो लोग वहाँ पे रूल कर पाए। इस कॉन्फ्रेंस में जो रवांडा वाला एरिया है वो जर्मनी को दिया गया और जर्मनी ने यहाँ पे अपना ट्रेड रिलेशन बनाना चालू करा। इस टाइम पे रवांडा में मोनार्की हुआ करती थी, यानी राजाओं का राज हुआ करता था। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करता था और उसकी प्रजा हुआ करती थी। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह वो लोग रहते थे। रवांडा में मेनली 2 ट्राइब्स हुआ करती थी, एक को बोला जाता था तुत्सी और एक को बोला जाता था हुतू। हालांकि एक और ट्राइब हुआ करती थी तुआ नाम से, पर वो ट्राइब बहुत ही माइनॉरिटी में है। मेनली ये 2 ट्राइब्स हुआ करती थी, लगभग 15% के आसपास तुत्सी हुआ करते थे और 85% के आसपास हुतूज हुआ करते थे। ये दोनों ट्राइब्स बेसिकली प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रवांडा में आके बस गई थी और दोनों ही ट्राइब्स एक ही मेन ट्राइब को बिलोंग करती थी, जो कि थी बंतू ट्राइब। इसको बंतू माइग्रेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और ये थ्योरी ऑलमोस्ट जेनेटिकली प्रूवन है। अब जो ये रवांडा का स्टेट हुआ करता था, जो रवांडा का एम्पायर था, एक सिविलाइजेशन थी, सिविलाइज्ड सोसाइटी थी और यहाँ पे हुतू और तुत्सी 2 मेजर क्लासेस थी जो कि हारमोनियसली रहती थी। इन दोनों में बस मेन डिफरेंस ये था कि तुत्सी एलिट क्लास को बिलोंग करती थी और जो हुतूस थे वो मिडिल या लोअर क्लासेस को बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे मैंने इन दोनों ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करा वो था क्लासेस, यानी कि ये दोनों अलग अलग क्लास थी, बेसिकली कोई अलग अलग ट्राइब नहीं थी। ये दोनों ही ट्राइब बेसिकली बंटू ट्राइब को बिलोंग करती थी, जो कि हज़ारों सालों से इस रवांडा वाले एरिया में रह रही थी। जब धीरे धीरे ये बंटू ट्राइबल कल्चर ने एक सिविलाइजेशन का रूप धारण किया तो ऑटोमेटिकली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसका रिजल्ट था ये दोनों ट्राइबल सेग्रीगेशन, जो कि है हुतू और तुत्सी। इन दोनों ट्राइब्स में हुतूस जो हुआ करते थे वो जनरली मिडिल लोअर क्लास को बिलोंग करते थे और तुत्सी जनरली एलीट क्लास को बिलोंग करते थे। तुत्सी एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी दफ्तरों में और बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे। वहीं पे जो हुतू हुआ करते थे वो जनरली फार्मिंग करते थे, कैटल रियरिंग करते थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस सोसाइटी में जो मेन पेशा हुआ करता था वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हुआ करता था। इसलिए जिस भी व्यक्ति के पास ज़्यादा गायें हुआ करती थी या ज़्यादा कैटल हुआ करती थी वो सोसाइटी में एक एलिट स्टेटस रखता था और जिसके पास कम हुआ करती थी वो उसके हिसाब से उसका स्टेटस डिसाइड होता था। जनरली स्पीकिंग जिस आदमी के पास ज़्यादा कैटल है उसको तुत्सी कैटेगरी में डाल दिया जाता था और जिसके पास कम कैटल्स है उसको हुतू कैटेगरी में डाल दिया जाता था। अब वापस आते हैं बर्लिन कॉन्फ्रेंस पे, जहाँ पे जर्मनी को इस एरिया का मैंडेट दिया गया और जर्मनी ने वहाँ जाके अपने ट्रेड रिलेशंस फैलाना चालू किए। सिमिलरली जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में आके अपने ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करे और धीरे धीरे करके अपने कॉलोनियल जो माइंडसेट या फिर कॉलोनियल एम्बिशंस था उसको पूरा करने में लग गई। आगे जाके 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में ये एरिया कॉलोनियल कन्फ्लिक्ट के चलते बेल्जियम के हाथों में आ जाता है और जर्मनी के हाथों से निकल जाता है। अब मुद्दा ये नहीं है कि ये बेल्जियम के अंदर था या जर्मनी के अंदर, मुद्दा ये था कि ये जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट थे इन्होंने इस एरिया में ऐसा क्या किया जिससे हमको किसी दूसरी सोसाइटी की या फिर दूसरी कहानी की याद आनी चाहिए। जब यूरोपियंस यहाँ पर आए तो यूरोपियंस को इनकी सोसाइटी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई। बेसिकली यूरोप में जो क्लास सेग्रीगेशन था वो बहुत ही रिजिड था। एक कास्ट सिस्टम भी चलता था यूरोप में, जिसमें मूवमेंट बिल्कुल आसान नहीं हुआ करता था।
यानी कि यदि एक व्यक्ति को कोई सी कास्ट असाइन हो गई तो वो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग या फिर उसके बच्चे या फिर उसके आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो उसी कास्ट को बिलोंग करेगी। पर ऐसा कुछ इनको यहाँ पे रवांडा में देखने को नहीं मिला। रवांडा में जैसा मैंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा कैटल है, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा वेल्थ है वो तुत्सी कहलाया, और जिसके पास रिलेटिवली कम वेल्थ है वो हुतू कहलाया। अब यहाँ पे यदि कोई हुतू के पास ज़्यादा वेल्थ आ जाए, उसका सोशल स्टेटस बढ़ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली तुत्सी की कैटेगरी में चले जाता था। पर जैसे जैसे यूरोपियंस ने रवांडा पे अपनी कॉलोनियल क्लचेस को टाइट किया, यहाँ पे सोसाइटी पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना चाहा, एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश करना चाहा। अब जो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उसमें बेसिक फीचर ये रहता है कि जो नंबर ऑफ रूलर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो बहुत कम हो गए इन कंपैरिजन टू द नंबर्स ऑफ रूल्ड पीपल। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम और एक सेग्रीगेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसके चलते उन्होंने इन लोकेशंस में पॉपुलेशन को डिवाइड करना चालू किया ताकि वो इस सोशल हार्मनी को ब्रेक कर पाए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अप्लाई कर पाए। इसके लिए इन यूरोपियंस ने बेसिकली 1920s के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट्स, रवांडा में सर्टिफिकेट्स बांटना चालू किए हुतू और तुत्सी के नाम से। कुछ लोगों को हुतू का सर्टिफिकेट दिया और कुछ लोगों को तुत्सी का सर्टिफिकेट दिया। इससे बेसिकली ये हुआ कि ये जो पहले क्लासेस हुआ करती थी जिसमें मूवमेंट ईजी था, कोई हुतू तुत्सी बन सकता था और कोई तुत्सी हुतू बन सकता था, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई और ये क्लास सेग्रीगेशन बिल्कुल रिजिड साइलोज में क्रिएट हो गया। और बेसिकली यूरोपियंस ने ये हुतू और तुत्सी को दो कास्ट में डिवाइड करने की कोशिश करी। कोशिश क्या करी, उन्होंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया और सोसाइटी में एक सोशल सेग्रीगेशन, डिसहार्मनी क्रिएट कर दी। इसी के साथ यूरोपियंस ने जो दूसरा काम यहाँ पर किया वो ये था कि यहाँ पे हेमेटिक थ्योरी या हेमेटिक हाइपोथेसिस को अप्लाई करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे रुक के ज़रा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये हेमेटिक हाइपोथेसिस या हेमेटिक थ्योरी होती क्या है। ये बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो यूरोपियंस ने अफ्रीका पे अप्लाई करी, और इस थ्योरी में बेसिकली उन्होंने कहा यदि कहीं पे भी अफ्रीका में कोई भी सिविलाइजेशन है या सिविलाइज्ड सोसाइटी है तो वो वहाँ की इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं हो सकती, और इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेदार ज़रूर है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस उन्होंने कहा कि हेमेटिक फोर्सेस या फिर हेमेटिक ट्राइब्स हुआ करती थी जो कहीं नॉर्थ से आती थी और इन लोगों को सिविलाइज करती थी। ये जो हेमेटिक ट्राइब्स थी जो कि अफ्रीका में आके अफ्रीकन बारबेरियंस को या फिर अफ्रीकन अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज करने का काम करती थी, ये जनरली यूरोप से बिलोंग करती थी और दे वर सिमिलर टू आर्यंस, और ये बेसिकली सेमेटिक कल्चर को बिलोंग करती थी। अब यहाँ पर यूरोपियंस ने जो कहानी गढ़ी वो ये गढ़ी कि रवांडा जो है उसमें शुरुआत से जो लोग रह रहे थे वो सिर्फ हुतूज हुआ करते थे, और ये जो हुतूज हुआ करते थे ये बहुत बारबेरियन अनसिविलाइज्ड लोग हुआ करते थे। और धीरे धीरे बाद में चल के कुछ हेमेटिक ट्राइब्स जिनको तुत्सी कहा गया वो यहाँ पर आए, इन लोगों को सिविलाइज किया और उन्होंने एक सिविलाइजेशन या फिर एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर वेल्दी लोग जनरली तुत्सीज हुआ करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने हुतूस को इंडिजिनस पीपल कहा, और जो तुत्सी थे उनको एक फॉरेन इन्वेडर या फिर फॉरेन माइग्रेटर का दर्जा दे दिया और कहा कि ये जो तुत्सी थे इन्होंने आके इन हुतूस को सिविलाइज किया था। अब ये जो दो काम इन्होंने किए, यानी कि कास्ट में हुतू और तुत्सी को डिवाइड करना, एक सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करना, एक सोशल सेग्रीगेशन स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करना, और दूसरा कि तुत्सीज को फॉरेन इन्वेडर्स कहलाना और हुतूस को इंडिजिनस पीपल कहलाना, ये दोनों जो काम इन्होंने किए हैं उससे हुतू और तुत्सी के बीच में एक फैक्शन क्रिएट हो गया, दोनों के बीच में एक हेट्रेड क्रिएट हो गई। धीरे धीरे करके ये जो हेट्रेड है बिटवीन हुतू एंड तुत्सी वो बढ़ती चली गई, एंड इवन पोस्ट वॉर एरा में कुछ, यानी पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में कुछ जेनोसाइड्स भी चालू हुए जहाँ पे तुत्सीज को मारा गया, तुत्सी को बाहर माइग्रेट करना पड़ा, बाद में वो कुछ हद तक वहाँ पर वापस लौटे, एंड दिस ऑल इवेंचुअली कल्मिनेटेड इन व्हाट वी नो एज दी 1994 रवांडा जेनोसाइड, जहाँ पे ऑलमोस्ट 6.5-7 लाख तुत्सीज को मारा गया, और कहा जाता है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर ये अभी तक का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। अब बात ये है तुत्सीज का तो वजूद ख़त्म हुआ, 6.5-7 लाख तुत्सी मारे गए, एक बड़ा जेनोसाइड हुआ, एक हेट्रेड क्रिएट हो गई, पर इससे यूरोपियन पावर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड अब रिसेंटली जाके जो रिसेंट रिसर्चेस, जेनेटिक स्टडीज़ आ रही है उसमें ऑलमोस्ट ये प्रूव हो रहा है कि ये जो हेमेटिक हाइपोथेसिस थ्योरी थी या फिर हेमेटिक थ्योरी थी जहाँ पे तुत्सीज बाहर से आए, हुतूज इंडिजिनस थे, वो ऑलमोस्ट
ख़त्म थ्योरी है और इसका कोई ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ना ही लिंग्विस्टिक एविडेंस है, ना ही कोई जेनेटिक एविडेंस है। बल्कि जेनेटिक्स तो बताता है कि ये दोनों ट्राइब्स एक साथ सालों से यहाँ पर हज़ारों सालों से रह रही थी, और इवन यहाँ तक कि ये दोनों ट्राइब्स एक्चुअली में कोई अलग ट्राइब्स नहीं है, दोनों एक ही ट्राइब का हिस्सा हुए। अब यहाँ पे एक काम करो, अभी तक वैसे भी आपने गेस कर ही लिया होगा कि जो दूसरी कहानी है जो हमको याद आ जानी चाहिए थी वो कहानी कौन सी है। तो यहाँ पे जो है हुतूस को आप द्रविडियन से रिप्लेस कर दो और तुत्सीज को आर्यन से रिप्लेस कर दो या नॉर्थ इंडियन से रिप्लेस कर दो और पूरी कहानी को वापस से पढ़ने की कोशिश करो। तो सिर्फ एक कास्ट वाला इशू हटा दे जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरे ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में फैला दिया है। तो दूसरी जो कहानी है हेमेटिक माइग्रेशन वाली कहानी या फिर हेमेटिक हाइपोथेसिस वाली कहानी, वो इन्होंने सेम की सेम स्क्रिप्ट यूज़ करी है इंडिया में, जिसको आज हम जानते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी या फिर बाद में चल के कहा गया कि आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के नाम से। अब ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है इसको इंडिया की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में एज अ फैक्ट पढ़ाया जाता है और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में भी फैक्ट जैसे बताया जाता है। आज भी 90% लोग इसको एज अ फैक्ट लेते हैं। इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी का कोई भी लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं है, कोई भी जेनेटिक बेसिस नहीं है एंड इवन कोई भी आर्कियोलॉजिकल बेसिस तो मिलता ही नहीं है। जेनेटिक स्टडीज़ भी जो हुई है उसमें अलग अलग रिजल्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं, पर कोई भी कंक्लूसिवली ये एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा कि आइदर इंडिया के अंदर माइग्रेशन हुए हैं या फिर इंडिया के बाहर माइग्रेशंस हुए हैं। इवन रिसेंट जेनेटिक स्टडीज़ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन जो कि डॉक्टर नीरज राय ने करी थी, उसमें तो मेनली यही पता चलता है कि जो ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं हरप्पन जीन्स कंटिन्यू हुए हैं। तो वेदर ये जो आर्यंस थे जो वैदिक टाइम के थे ये माइग्रेट हुए भी थे कि नहीं हुए थे, कि ये इंडिजिनसली हरप्पन के ही लोग थे जो बाद में वैदिक सिविलाइजेशन बनाते हैं, ये कुछ भी अभी एग्जैक्टली प्रूवन नहीं है। हालांकि ये जो आर्यन माइग्रेशन या फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये तो डेफिनेटली एक मिथोलॉजी है और एक गढ़ी हुई कहानी है, बट स्टिल इसको स्कूल्स में कॉलेजेस में एज अ फैक्ट बताया जाता है। और यहाँ तक कि जो यदि आप हिस्ट्री देखें इंडिया की तो भले फर्स्ट चैप्टर में आपको हिस्ट्री बुक्स देखे यदि तो फर्स्ट चैप्टर में आपको दिख जाएगा कि इट इज़ कॉल्ड एज आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। तो यहाँ पे थ्योरी वर्ड यूज़ करते हैं, बट लेटर ऑन जो टोटल हाइपोथेसिस है हिस्ट्री का उसमें कहीं ना कहीं आपको इसके रिफ्लेक्शंस दिख जाएंगे कि बेसिकली इसको एक एविडेंट फैक्ट की तरह यूज़ करा है हिस्ट्री को फॉर्मुलेट करने में। एंड ये जो फॉरेन इन्वेजन थ्योरी है और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट है जो कि इंडिया में कभी नहीं था, इंडिया में जाति और वर्ण हुआ करते थे, इसने इंडिया को इतना डैमेज पहुंचाया है पिछले 70 सालों में। और यहाँ पे गलती हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की भी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस अप टिल टुडे। ये लोग कास्ट को एज अ टूल यूज़ करते हैं पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया में। इंडिया में जो हुआ करता था वो था वर्ण सिस्टम, जो कि काफ़ी हद तक जिसमें मोबिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। आप क्षत्रिय हो आप ब्राह्मण बन सकते हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय बन सकते हो। कई ऋषियों के ऐसे एग्जाम्पल है जो पहले क्षत्रिय थे बाद में ब्राह्मण बन गए, ऋषि बन गए, और कई ऋषि ऐसे हैं जो बाद में क्षत्रिय बन गए। ये जो वर्ण डिवीजन हुआ करता था दिस वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, और इन्हीं वर्ण के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ हुआ करती थी बेस्ड अपॉन आप बेसिकली काम क्या कर रहे हो। यदि बढ़ई का काम कर रहे हो तो बढ़ईगार आपकी जाति हो गई, यदि आप कुछ और काम कर रहे हो तो काम से रिलेटेड लोहे का काम कर रहे हो तो लोहार इज योर जाति। तो जाति वॉज बेसिकली बेस्ड अपॉन योर वर्क। हाँ, ये डेफिनेट है धीरे धीरे करके वर्ण सिस्टम रिलेटिवली रिजिड हुआ, जो जाति सिस्टम है वो भी रिलेटिवली रिजिड हुई, क्योंकि जो प्रोफेशन है वो फैमिली बाय फैमिली आगे बढ़ता गया। हालांकि ये जो जाति का कॉन्सेप्ट है और ये कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, कब से इवॉल्व हुआ, पहले तो वर्ण ही हुआ करता था बाद में चल के जाति आई, तो ये कैसे इवॉल्व हुआ ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है जिसको हम कभी और डील करेंगे। बट ये जो फॉरेन इन्वेजन और जाति का कॉम्बिनेशन यूरोपियंस इंडिया में भी देकर गए और बाकी अफ्रीका में भी देकर गए, इसने इंडिया को बहुत बड़ा डैमेज किया है। और ये जो डैमेज है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने या फिर स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिया है, वो उस डैमेज से भी बढ़कर है जो कि इस्लामिक रूल या फिर इस्लामिक इन्वेजन, 600 साल का इस्लामिक इन्वेजन और 600 साल के इस्लामिक ऑपरेशन ने भी इंडिया को ना दिया हो। और ये जो डैमेज है ये सोसाइटी को इंटरनली ब्रेक करता है, सोसाइटी का कोहेशन, सोसाइटी की इंटीग्रिटी को ब्रेक करता है, लोगों को अलग करता है, हेट्रेड क्रिएट करता है, सोशल टेंशन्स बढ़ाता है, इंटॉलरेंस बढ़ाता है और ओवरऑल सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करता है। और इसका ही सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमने अभी शुरुआती स्टोरी में देखा 1994 का रवांडा जेनोसाइड। और यदि हमको इंडिया में ऐसा कुछ कल्मिनेशन नहीं चाहिए तो हमको इस चीज़ को समझना होगा।